में घनसाली के रहने वाले 6 लोग यमन में फंसे हुए हैं। परिजनों का उनसे कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं उनमें गोनगढ़ और आरगढ़ पट्टी के नरेंद्र पवार, जितेंद्र राणा, गंगा सिंह नेगी और किशन सिंह शामिल हैं, जबकि बनौली के संदीप और गोना के दयाल सिंह भी यमन फंसे हैं। परिजनों ने केंद्र सरकार से उन्हें सुरक्षित निकाल लेने की अपील की है। उधर प्रदेश सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले पर लगातार केंद्र से बातचीत की जा रही है। उधर मुख्यमंत्री हरीश रावत की तरफ से परिजनों को सुरक्षित निकाल ले जाने का भरोसा दिया गया है। तो नौकरी के लिए ये लोग यमन गए थे, जहां पर फंस गए हैं। हालांकि सीएम ने दिया है सुरक्षित वापसी का भरोसा। दूतावास का नंबर देना इनको। यहाँ पर लड़ाई लगी हुई है और परिजनों का कहना है कि उन्हें केंद्र सरकार से यमन में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लाने की अपील की है। मैं लगातार मेरा दोस्त नरेंद्र है जो यमन में फंसा हुआ है, मेरे उससे व्हाट्सएप और वाइबर पे बात हुई है, तो वो बता रहा है कि यहाँ लगातार गोलाबारी चल रही है और जो कि रुकने का नाम नहीं ले रही है। और हम आपके चैनल के माध्यम से भारतीय दूतावास से ये अपील करना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी हमारे जो लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं, हमारे यहाँ घनसाली गोना गांव के लोग जो फंसे हुए हैं, उनकी मदद की जाए। तो आपको बता दें, लगातार अपील की जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी इन्हें विश्वास दिलाया है कि यमन से इनके परिजनों को वापस लाया जाएगा। चूंकि आपको बता दें, यमन में इस वक्त जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, इनके अपने वहां पर फंस गए हैं। वो नौकरी के लिए गए थे, लेकिन जो लगातार संघर्ष वहां पर जारी है, उसके बाद इन्हें कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि क्या उनकी सुरक्षित वापसी हो पाएगी। तो टिहरी के ये 6 लोग जो नौकरी के लिए यमन गए थे, लेकिन वहां पर जिस तरह से संघर्ष चल रहा है, उसके बाद अब इनको इनके अपनों की वापसी के लिए आश्वासन तो मिला है, लेकिन इंतजार है कि कब होती है उनकी वापसी। मुकेश पवार, जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ है। मुकेश, ये बताइए कि एक तरीके से सबको आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं, जल्द से जल्द वापसी होगी। ये लोग गए कब थे यमन, और आखिरी बार इनसे क्या कुछ बातचीत हो पाई थी इनके परिजनों की? जी, मैं स्वतः आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टिहरी के घनसाली लंगना ब्लॉक है, उसमें सबसे ज्यादा लोग विदेशों में रहते हैं और यहाँ से अधिकतर लोग खाड़ी देशों में भी हैं। यमन में भी यहाँ के लगभग 4 लोग जो सामने आए हैं वो हैं, और गोनगढ़ पट्टी और आरगढ़ पट्टी के नरेंद्र पवार है और जितेंद्र राणा, गंगा सिंह नेगी और किशन सिंह। ये जून 14 में यमन नौकरी करने गए थे, लेकिन इस बीच आजकल वहां पर जो विद्रोह चल रहा है, उसके बावजूद उनका परिवार से कोई संपर्क नहीं हुआ। हालांकि आज नरेंद्र नाम के लड़के ने अपने परिजनों से संपर्क किया और बातचीत की, लेकिन वो परिजनों ने जो हमें बताया कि वो वहां पर बिल्कुल डरे हुए हैं। यमन में कहाँ पर है वो? जैसे आप बता रहे बातचीत हुई है, डरे हुए हैं वो लोग, लेकिन लोकेशन कुछ बता पाए हैं? ये अभी तो लोकेशन उन्होंने स्पष्ट नहीं बताई, क्योंकि वहां पर जिस तरह से उन्होंने वहां से कुछ अपने परिजनों को विजुअल भी भेजे हैं और बताया कि लगातार जो बमबारी चल रही है वहां पर, उनके विजुअल उन्होंने भेजे हैं। इससे परिजन और डर गए हैं और उनको आशंका है कि कहीं कुछ इनके साथ हो ना जाए। इसलिए परिजनों ने भारत सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्दी इनको सुरक्षित वापस। इंडियन एम्बेसी किसी अधिकारी ने बातचीत की है? कुछ इनके पास कोई कॉन्टैक्ट नंबर हो जिसके जरिए ये बातचीत कर पाए, ऐसी कोई जानकारी लग पाई है? जी, एक कांटेक्ट नंबर सीधे परिजनों के पास, जो वहाँ नरेंद्र नाम का लड़का है, उससे आज इनका कांटेक्ट हुआ था। और इसके बाद इन्होंने एसडीएम घनसाली के माध्यम से जिला प्रशासन को सूचित किया। जिला प्रशासन इस मामले को राज्य सरकार को सूचित करने जा रहा है और इसके बाद भारत सरकार को इसको इनकी जानकारी दी जाएगी। नहीं, मुख्यमंत्री ने तो आश्वासन दे ही दिया है मुकेश। जी, मुख्यमंत्री ने भी आज आश्वासन दे दिया है कि इनको सुरक्षित लाने के लिए प्रयास करेंगे, लेकिन परिजन अभी डरे हुए और सहमे हुए हैं बहुत बुरी तरह से। चलिए, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज बात हुई थी यमन में जो इनके परिजन फंसे हुए हैं। जाहिर सी बात है, मुश्किल की घड़ी है और कैसे जल्द से जल्द वापस आए इसकी कोशिशें हो रही हैं। चलिए बढ़ते आगे। मसूरी स्थित एलबीएस आईएएस एकेडमी में फर्जी तरीके से रहने वाली रूबी चौधरी का रहस्य लगातार गहराता जा रहा है। ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा है या इसके पीछे कोई गहरी साजिश है, इसका खुलासा अभी होना बाकी है। इस केस से जुड़ी आज दिन भर की हलचलों की 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। रूबी केस में जांच तेज हो गई है। एसआईटी की जांच टीम आज एलबीएस एकेडमी पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की। जांच टीम ने कुछ लोगों से पूछताछ भी की। उधर रूबी केस को लेकर मुजफ्फरनगर के डीएम ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। इसके साथ ही डीएम ने सौरभ जैन नाम के किसी अधिकारी से किसी तरह की पहचान को नकारा है। उनका कहना है कि वो ऐसे किसी अधिकारी से कभी नहीं मिले
इस बीच रूबी चौधरी ने पुलिस पर अपनी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया। रूबी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जीत संगम के पास रूबी की तहरीर की कॉपी है, जिसमें रूबी ने सौरभ जैन पर नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही रूबी चौधरी ने अपनी जान को खतरा बताया। वहीं रूबी के पति वीरेंद्र मलिक ने कहा है कि उनके साथ धोखा हुआ है। वीरेंद्र के मुताबिक उन्हें नहीं पता था कि रूबी की आईएएस ट्रेनिंग फर्जी थी। वीरेंद्र ने रूबी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वीरेंद्र मलिक के मेरठ स्थित घर में फिलहाल ताला लटका हुआ है। यहां लोग रूबी और वीरेंद्र को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। रूबी चौधरी केस में जांच तेज हो गई है। इस केस की जांच में जुटी देहरादून एसआईटी की एक टीम आज मुजफ्फरनगर स्थित रूबी चौधरी के घर पहुंची, जबकि एसआईटी की एक टीम ने मसूरी की एलबीएस एकेडमी में जांच और पूछताछ की है। यहां से एसआईटी की टीम ने सीसीटीवी फुटेज और कई अहम दस्तावेज अपने कब्जे में किए हैं। फर्जीवाड़े के आरोपों से चौतरफा घिरी रूबी चौधरी ने पुलिस पर अपनी एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाया है। रूबी ने पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। जीत संगम के पास रूबी की तहरीर की कॉपी है, जिसमें रूबी ने सौरभ जैन पर नौकरी का झांसा देने का आरोप लगाया है। अपनी शिकायत में रूबी ने कहा है कि उससे एलबीएस ने नौकरी लगवाने के नाम पर 5 लाख रुपए लिए गए, लेकिन नौकरी नहीं दी गई। रूबी ने आरोप लगाया सौरभ जैन ने उसे फर्जी आई कार्ड जारी किया और अब उसे गलत तरीके से फंसाने की कोशिश की जा रही है। उधर देहरादून पुलिस का कहना है कि केस की छानबीन चल रही है। रूबी के केस के बारे में पूछे जाने पर मुजफ्फरनगर के डीएम ने कहा है कि वो सौरभ जैन नाम के किसी अधिकारी को नहीं जानते। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। आइए आपको सुनाते हैं डीएम मुजफ्फरनगर ने जीत संगम से खास बातचीत में इस केस के बारे में क्या कहा। मसूरी एकेडमी के द्वारा 31 तारीख को अप्रोच किया गया था कि ऐसे कोई एक लड़की फर्जी आईडी कार्ड के सहित वहां पकड़ी गई है, जिसका ड्राइविंग लाइसेंस यहां से बना हुआ है, और उसकी संदिग्धता के बारे में और फैमिली हिस्ट्री के बारे में या कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड के बारे में सर्च करा दी जाए। हमने नॉर्मल रूटीन में इंस्पेक्टर शाहपुर जो थाना वहां पड़ता है उससे जांच कराई, और उसके जो भी क्रम में जो भी चीजें सामने आई, प्लस उसके जो फैमिली मेंबर से बात हुई, उसके आधार पे हमने पाया कि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड फैमिली का नहीं है, और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी सही जारी है यहाँ का। जो उसने पढ़ाई वगैरह की जहां जहां से, वो चीजें इकट्ठी करके वो एक संक्षिप्त रिपोर्ट बना के हमने मसूरी एकेडमी को 1 तारीख को अवगत करा दिया था। रूबी चौधरी के मामले में अब लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी की तरफ से सफाई आई है। एलबीएस एकेडमी ने अपनी सफाई में रूबी चौधरी के आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और सौरभ जैन पर लगाए आरोपों को भी नकार दिया है। एलबीएस की तरफ से कहा गया है कि पैसे लेकर नौकरी देने की बात पूरी तरह से निराधार है। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि एलबीएस एकेडमी ने मुजफ्फरनगर की डीएम की रिपोर्ट के आधार पर अपनी सफाई दी और मुजफ्फरनगर की डीएम की रिपोर्ट के आधार पर ही सौरभ जैन के साथ ही एकेडमी प्रशासन को भी क्लीन चिट दी गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि जिस एकेडमी में 6 महीने तक रूबी अवैध रूप से रही, उस एकेडमी का इस मामले में कोई दोष नहीं है और एकेडमी प्रशासन को पूरी तरह से क्लीन चिट दे दी गई है। सोनू सिंह जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ हैं। सोनू, मुझे एक बात ही बताइए कि आज जब ये टीम गई है एलबीएस, ये कहा गया तमाम दस्तावेज मिले हैं, ये पता लग पाया है कि कैसे पहुंच गई थी वहां पर रूबी, आखिर कहां से ये आई कार्ड बन गया? अब देखिए, जो दस्तावेज और जो महत्वपूर्ण जानकारियां श्वेता एसआईटी की टीम ने अपने कब्जे में ली है, उनको पूरी तरह से खुलकर के तो बयान नहीं किया है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत सारी जानकारियां, जिसमें सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें कुछ वीडियोग्राफी है, जिसमें आई कार्ड है, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से भरे दस्तावेज हैं, उन सबको अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो रहा है कि इन्वेस्टिगेशन टीम भले ही ना बताए, जो लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी के जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो आखिर अपना पक्ष खुलकर के रखने से क्यों ऐतराज कर रहे हैं, क्यों परहेज कर रहे हैं। इसके अलावा एक मेल के माध्यम से ये जानकारी भी सर्कुलेट की जा रही है कि जो रिपोर्ट डीएम मुजफ्फरनगर ने बना करके यहाँ सर्कुलेट की थी, यानी प्रशासनिक अकादमी को जो उन्होंने दी थी रूबी से संबंधित उसकी जानकारियां उसमें बताई थी, इन तमाम जानकारियों के बिहार से बहुत ज्यादा ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई अब तक रूबी चौधरी की, जब इतना मामला बढ़ चुका है, जब तमाम बातें सामने आ चुकी हैं, केस दर्ज हो चुका है, तो किस बात का इंतजार हो रहा है?
देखिए, यही एक श्वेता अहम सवाल खड़ा हो रहा है कि एक तरफ से जो रूबी चौधरी है उनकी तरफ से आरोप लगाए जाते हैं, दूसरी तरफ से अकादमी की तरफ से अपनी सफाई पेश की जाती है और एक उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के डीएम की रिपोर्ट के आधार पे ये इशारा कर दिया जाता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं मिस्टर सौरभ जैन जो डिप्टी डायरेक्टर के पद पर तैनात हैं वो कहीं ना कहीं पाक साफ है, इस तरीके के संकेत दिए जाते हैं उस रिपोर्ट में। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर मामले को किस तरीके से मामले पर लीपापोती की जा रही है। बिल्कुल। चलिए सोनू, पूरी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए आपको बताते हैं डीएम मुजफ्फरनगर की इस रिपोर्ट में आखिर क्या कुछ है। मुजफ्फरनगर के डीएम ने लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक एकेडमी के डायरेक्टर को जो रिपोर्ट भेजी है उसके मुताबिक रूबी चौधरी ग्राम कुटुबी थाना शाहपुर मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। 30 जनवरी 2015 को रूबी की शादी हुई। रूबी का ससुराल गौतम बुद्ध नगर जिले के दनकौर थाने के भट्टा पारसौल में है। रूबी के पति वीरेंद्र सिंह प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। रूबी से जब फोन पर बात हुई उन्होंने बताया कि अगस्त 2013 में उन्होंने उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा पास की और 10वीं रैंक हासिल की। रूबी ने ही बताया कि 15 जनवरी 2014 से 15 अप्रैल 2014 तक उसने उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी नैनीताल में प्रशिक्षण भी लिया। एक्सीडेंट होने की वजह से रूबी ने नैनीताल एकेडमी के डायरेक्टर को अपना इस्तीफा सौंप दिया। रूबी ने ही बताया कि भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय से संबंधित प्रस्ताव कैसे बनाए जाते हैं, इसकी जानकारी के लिए वो मसूरी एकेडमी गई। हालांकि मसूरी एकेडमी में वस्त्र मंत्रालय से संबंधित कोई काम नहीं किया जाता है। रूबी चौधरी जनवरी, फरवरी और मार्च 2014 में 3 बार मसूरी गई, जिसके बाद रूबी ने किसी ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक के अधिकारी से अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश की। रूबी ने ही बताया कि मसूरी एकेडमी के ही गार्ड देव सिंह से पेइंग गेस्ट के तौर पर रहने की बात की, जिसके बाद 1500 रुपए प्रति महीने के किराए पर रूबी वहां रहने लगे। चमोली के पीपल कोटी में 19 मार्च को संदिग्ध हालत में मृत मिली विदेशी महिला का शव दूतावास को सौंप दिया गया है। बेलारूस की इस महिला की पहचान नहीं हो पाने के चलते अलकनंदा किनारे दफना दिया गया था इसे। चमोली के पीपल कोटी में जिस महिला का शव संदिग्ध हालत में मिला था उसकी पहचान बेलारूस के नागरिक के रूप में हुई है। फोटो के आधार पर महिला की पहचान की गई, जिसके बाद उसके शव को दूतावास के कर्मचारियों को सौंप दिया गया। तलाश की गई तो किसी प्रकार से आइडेंटिफाई हुआ, फिर संबंधित दूतावास में जो है इसकी पहचान कराई गई। फोटोग्राफ भेजे गए डेड बॉडी के, पीएम के, वो भेजे गए तो वहां से आइडेंटिफाई हो गए कि हाँ ये जो है बेलारूस की रहने वाली लड़की है। फिर बेलारूस की दूतावास से उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज करके आज जो है जो उसकी डेड बॉडी को उसके जो भेजे द्वारा प्रतिनिधि और एम्बुलेंस में जो है बेलारूस एम्बेसी में भेज दिया गया। दरअसल 19 मार्च को पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद महिला के शव को लावारिस घोषित कर दिया था। इसके बाद उसे अलकनंदा किनारे दफना दिया गया, लेकिन अब युवती के शव को बेलारूस उसके परिजनों के पास भेजा जाएगा। विदेशी महिला की मौत कैसे हुई, इस पर अभी संशय बना हुआ है, लेकिन जो बातें सामने आई हैं, उसके मुताबिक युवती को एक बाबा के साथ घूमते हुए देखा गया था, जिसकी तलाश जारी है। चमोली से पुष्कर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।